तो बच्चों, जो अपना पहला जो चैप्टर चल रहा था वैभवशाली भारत, जिसमें हम अभी तक जो देख चुके हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद प्राचीन भारत की उपलब्धियाँ, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति देख चुके हैं। अब हम आते हैं भारत में प्रागैतिहासिक या पाषाण संस्कृति के ऊपर। अब अतीत में विद्वान क्या कहते हैं, अतीत में यानी कि प्राचीन काल में मानव द्वारा जो भी कार्य किए गए, क्रियाकलाप किए गए, उनको दो भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है। पहला, जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो उस समय के इतिहास को कहते हैं प्राक इतिहास। ठीक है। और जब वो पढ़ना लिखना सीख गया तो उस समय से अभी तक का जो समय काल है वो होता है इतिहास। ठीक है। ये दो भागों में इतिहास को बांटा गया है, मानव इतिहास को। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिछली शताब्दियों में, गत शताब्दी में यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में, खास तौर से 20वीं शताब्दी में। ठीक है। तो उत्खनन यानी कि खुदाई से हमें ऐसे स्थान मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे प्राचीन काल में, प्रारंभिक समय में, लाखों वर्ष पूर्व जब मानव निवास करता था, ऐसे स्थानों की खोज हुई है। ठीक है। और उन स्थानों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, औजार, बर्तन, जानवरों की अस्थियाँ, औजार और बर्तन जिनका वो इस्तेमाल करता था, ठीक है ना, दैनिक कामकाज में। फिर जानवरों की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है। ठीक है ना, कौन से जानवर उसके पालतू थे, ठीक है ना, किन जानवरों का वो भक्षण करता था, वो सभी हमें इससे प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक काल में अधिकांश उपकरण किसके बने होते थे, पत्थर के। ठीक है ना, नाम ऊपर आ रहा है पाषाण संस्कृति, पत्थर यानी कि पाषाण, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पाषाण युगीन संस्कृति। और मानव को पाषाण युगीन मानव कहा जाता था। ठीक है। अब इतिहासकारों के अनुसार मानवों ने लंबे समय तक यानी कि लाखों वर्षों तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया है। और इसका सबूत, प्रूफ हमें कहाँ मिला है, भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, हिमालय पर्वत की जो पर्वतमाला है, ठीक है, उसके समानांतर। ठीक है ना, जिनकी जो ऊंचाई जो है वो हिमालय पर्वत से थोड़ी कम है। ठीक है ना, और हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ साथ ही चल रही है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। और ये उपकरण सामान्य पत्थर से बने प्रतीत होते थे। ठीक है, यानी कि कच्चा पत्थर भी हो सकता था उसमें। धीरे धीरे इस चीज़ का विकास हुआ तो वो थोड़े मजबूत, है ना, उन पत्थरों का उपयोग करने लगा उपकरण बनाने के लिए। तो इन जो पाषाण उपकरण जो हमें मिले हैं, इन उपकरणों को जब स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद पाषाण काल को इतिहासकारों ने, पुरातात्विक विदों ने बांटा है इसको 3 भागों में। सबसे पहला नंबर 1 पूरा पाषाण काल, ठीक है, सबसे प्राचीन समय। ठीक है। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है। अब नवपाषाण जो पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख वर्ष से पहले का समय, ठीक है ना, लिखा हुआ 20 लाख वर्ष से पहले का समय। ठीक है। और इस समय जो उपकरण थे वो आकार में बड़े होते थे, ठीक है, और मोटे होते थे और सुघड़ नहीं थे। ठीक है ना, सुघड़ मतलब सुंदर नहीं थे, सुंदरता उन उपकरणों में नहीं थी, थोड़े भद्दे दिखते थे। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण युग। ठीक है, ये उपकरण बता रखे हैं, चित्र में उपकरण बता रखे हैं कि किस तरह से ये पूरा पाषाण, ठीक है ना, इस तरह से बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर रखे हैं ना, जो देखने में भी सुंदर नहीं लग रहे। फिर ये नवपाषाण काल के उपकरण, ठीक है ना, इसमें थोड़ा परफेक्टनेस आई मानवों में, है ना, स्पेशलिस्ट हो गया इनको बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अब मध्य पाषाण काल में पत्थरों का आकार छोटा होता गया, यानी कि पत्थरों के जिन उपकरणों का वो प्रयोग करता था पहले बड़े होते थे, मोटे होते थे, अब उनको थोड़ा छोटा किया और दूसरी बात उनको शार्प बनाया। ठीक है ना, शार्प होना, तो शार्प बनाया यानी कि उसको अच्छा बनाया, सुंदर बनाया उन उपकरणों को थोड़ा सा। और जब उनकी साइज़ छोटी हो गई तो उसको कहा गया सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी कि पाषाण के छोटे उपकरण। ठीक है। और ये उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल,
तो यहाँ से पूरा स्थलों की जो खुदाई हुई है वहाँ पर हमें इस तरह के उपकरण मिले हैं और तिथियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिखता है क्योंकि उस समय जब पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, ये बात अपन कर चुके हैं, ये प्राक इतिहास में आ रहा है। पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन तिथियों का मतलब जब उन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी है, ठीक है ना। तो हम उस तरह उसका एक क्राइटेरिया निकाल सकते हैं कि वो वस्तु इतने वर्ष प्राचीन है। तो इसके आधार पर हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं, ये निष्कर्ष निकलता है कि वो उपकरण कितने प्राचीन थे। तो इसका जो काल है निर्धारण किया है कार्बन डेटिंग के आधार पर 12,000 वर्ष पूर्व का, ठीक है। और इस अवस्था का मानव आखेटक यानी कि ये शब्द बनाए आखेट से, और आखेट का मतलब होता है शिकार, ठीक है ना। यानी कि शिकारी अवस्था में आ चुका था, यानी कि अब वो भोजन के लिए जो जंगली जानवर थे उनको मार सकता था, ठीक है ना, मारता था उनको। और इसके अलावा जो दूसरी बात जो बता रखी है खाद्य संग्राहक अवस्था, खाद्य यानी खाना, संग्राहक यानी कि संग्रह करना, यानी कि भोजन को संग्रह करने लग गया था, शिकार करने लग गया था। और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, पशुपालन शुरू नहीं हुआ था, पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि प्रारंभ में जो इन पशुओं को वो पालता था, जैसे जिसमें कुत्ते को वो क्यों पालता था, क्योंकि वो शिकार में उसकी सहायता करता था, और शिकार करने के बाद मानव जो बचा कुचा भोजन होता था, ठीक है ना, मांस होता था, वो उसको डाल देता था। तो वो धीरे धीरे कुत्ते जो है मानव के पालतू हो गए। और अब यहाँ आगे बता रखा है नदी के तट और झीलों के किनारे मानव लकड़ी घास फूस से बनी झोपड़ियाँ बनाता था और वो उनमें रहने लग गया, ठीक है। और ये नदी के तट पर क्यों, क्योंकि पानी की उपलब्धता थी, पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है ना। उस समय कोई टैंकर या कोई पाइपलाइन जैसी व्यवस्था होती नहीं थी, नहरें नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था, मानव को उसका ज्ञान ही नहीं था, इसलिए वो पानी के जो स्रोत थे, जो जल भंडार थे, नदियाँ हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, उनके किनारे पे वो रहने लगा। अब हम बात करते हैं आगे वापस इसी में मिट्टी के पात्र। पहले वो पात्र किसके बनाता था, उपकरण किसके बनाता था, सिर्फ पत्थरों के। धीरे धीरे वो मिट्टी के पात्र बनाने सीख गया और खाद्य सामग्री को पकाने लगा। इसका मतलब उसने आग का आविष्कार कर लिया था, ठीक है। और आग का आविष्कार हो गया तो वो अपने भोजन को यानी कि मांस को पका करके खाने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि कार्य शुरू कर दिया, मानव ने अग्रसर हुआ, मतलब शुरू कर दिया, और लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किए जिनका उपयोग वो कृषि और पशुपालन के लिए कर सकता था। अब इसमें कौन कौन से उपकरण हैं, नाम बता रखे हैं। कुल्हाड़ी, ठीक है ना, लकड़ी काटने के लिए। बसूला, उस लकड़ी को छीलने के लिए। छिद्रित व्रत गोला, ठीक है ना, जिसके बीच में छेद। छिद्रित व्रत, इसका मतलब उसने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था, ठीक है ना, पहिए का आविष्कार हो चुका था। अब पहले जहाँ कच्ची चट्टानों से, कच्चे पत्थरों से वो बना लेता था उपकरण, अब बेसाल्ट, ठीक है ना, बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर जो होते थे उनको वो उपयोग करने लगा उपकरण बनाने के लिए, और इसको घिस करके चिकना करता था। और घिसने के लिए किसके, पत्थर के ऊपर ही इसको घिसता था, तो उसमें क्या थोड़ी चिकनाई आ जाती थी। अब जब कृषि कार्य शुरू हुआ तो धीरे धीरे मानव एक जगह पे निवास करके रहने लगा, ठीक है ना। कृषि एक निश्चित स्थान पर ही हो सकती है, और निश्चित स्थान होने के साथ ही कृषि के लिए ज़रूरी होता है पानी, ठीक है ना, पानी ज़रूरी होता है, और पानी मिलता है नदियों के किनारे, ठीक है ना, या बड़े बड़े जो तालाब होते थे जिनमें साल भर पानी रहे, तो वहाँ पर वो रहने लगा, ठीक है। और जब वो एक स्थान पर रहने लगा तब आर्थिक और सांस्कृतिक विकास मानवों का शुरू हुआ। अब हम आते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक वही बात, यानी कि जब मनुष्यों को पढ़ना लिखना नहीं आता था वो कहलाता था प्रागैतिहास, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक। और शैल चित्रकला, शैल बना है चट्टानों से, कला, ठीक है ना, शैल कला लिखा हुआ है, रॉक आर्ट, यानी कि चट्टानों के ऊपर जो भी बनाता था मानव उसको शैल कला कहा जाता था। शैल कला यानी कि शैल चित्रकला। अब आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय
एवं नदी घाटी क्षेत्रों में, यानी कि पर्वतीय इलाकों में रहता था और नदी घाटी के क्षेत्र में, यानी कि जो दर्रा कहते हैं, ठीक है ना। और दर्रा किस जगह पे होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियाँ होकर के बहती थी, चट्टानें उनके किनारे होती थी, फिर गुफाएं होती थी, ठीक है ना। गुफाओं के अंदर वाली जो चट्टानें हैं, ठीक है ना, तो गुफाओं और चट्टानों में प्राकृतिक आश्रय स्थल, ठीक है ना, उसको शैलाश्रय कहा जाता था। शैलाश्रय, आश्रय, ठीक है ना, शैल आश्रय यानी कि चट्टानों का बना हुआ आश्रय यानी कि गुफाएं। तो वहाँ पे वो निवास करता था। और ये अवस्था जो बता रखी है उच्च पूरा पाषाण, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी में आगे, तो उच्च पूरा पाषाण काल से मानव आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले। किसको प्रयोग करता था? शैलाश्रय को, यानी कि गुफाएं, चट्टानों वाली गुफाएं। और इन गुफाओं की दीवारों से शैलाश्रय की छत और दीवार पर तत्कालीन मानव, यानी कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मानवों ने अपने जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रों का अंकन किया है, जैसे हंसना, रोना, गाना, शिकार करना, ठीक है ना, इनसे संबंधित चित्र उसने बनाए हैं, ठीक है। और जो पशु पक्षी वो जो देखता था या जिनको वो पालता था किसी भी तरह से, उनके भी उसने चित्र बनाए हैं। जैसे इस चित्र में जो है उसने सांड का चित्र बना रखा है इस तरह से, ठीक है ना। वो जैसा बना सकता था वैसा उसने बनाया। इसको कहते हैं शैल चित्र। तो इन शैल चित्रों से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। और दूसरा, प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की भी हमें इससे जानकारी मिलती है। अब हमें ये शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो चंबल नदी के समानांतर, ठीक है ना, राजस्थान में चंबल नदी, राजस्थान की जो पूर्वी सीमा है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, तो जो चंबल नदी निकलती है, इस चंबल नदी, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, बीहड़ इलाका चंबल का। तो इनके चट्टानी किनारों पर और गुफाओं में जो है मानवों ने जो चित्र बनाए थे वो हमें प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त शेखावाटी क्षेत्र में भी प्रचुर मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। शेखावाटी क्षेत्र भी पहाड़ी एरिया में आता है, जहाँ पे उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। इनके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है वो इसमें आ गया है, अब अभी आगे आएगा उसका क्या बना है वो। अब देखो इसमें अजंता की चित्र राशि, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ बने हुए चित्र, दुर्ग, महलों के भित्ति चित्र, ठीक है ना। भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी कि दीवारों पर बनाए गए चित्र, दुर्ग और महलों की दीवारों पे, ठीक है ना। इन शैल चित्रों में तत्कालीन मानव जीवन की, यानी कि मानव क्या करता था, किस चीज़ को काम में लेता था, उसकी क्या परंपराएं थी, वो सारी चीज़ें हमें इससे प्राप्त होती है। अब यहाँ पे इस दृष्टि से ये आ गया, वापस मैं नाम भूल गया था, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, विश्व विरासत की श्रेणी, यानी कि उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के और स्थान हमें कहाँ मिलते हैं? राजस्थान का चंबल नदी घाटी क्षेत्र, मैं बता दें चंबल नदी के पास का पूरा एरिया, ठीक है ना। इसके अलावा अलनिया, कोटा, बारा, ये सभी। फिर इधर आगे वापस बिलासपुर, कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर, जयपुर, हरसोरा, अलवर, समदा आदि स्थानों से शैलाश्रयों के शैल चित्र मिले हैं। अब यहाँ पे एक नाम और आ रहा है कि पुराविद जिनका नाम V.H. सोनवणे ने नाम दिया हुआ है, चंद्रावती, गुजरात में मध्य पाषाण युग के उपकरण उन्होंने खोजे हैं और इससे उसका मध्य पाषाण युग सिद्ध हो जाता है। मध्य पाषाण युग के उपकरण कैसे? थोड़े सुंदर होते थे, छोटे होते थे, वही बात, ठीक है ना, जो अपने इस तरफ देखी थी। और यहाँ पर जो इन्होंने बता रखा है कि यह चित्र जो बनाते थे, यानी कि चित्र बना करके उसमें मानव रंग भरता था, और ये रंग कौन से थे? लाल और गेरू रंग, ठीक है ना ये। और इनके ऊपर 22 देशों में शोध कार्य, रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ओके।